आलोक ने झूठ कहा था पर क्यों? कुछ देर बाद आलोक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ऋषभ की आंखों में देखते हुए उससे सवाल किया, मैं बात तो दूंगा पर मेरा अभी भी वही सवाल है कि क्या मेरे कहे शब्दों पर तुम्हें यकीन होगा? क्या मैं जो बताऊंगा तुम उसे सच मानोगे? उसके सवाल पर ऋषभ शांत रहा। आलोक ने फिर पूछा, बोलो ऋषभ, क्या यकीन करोगे मुझ पर? आलोक शेरगिल की तरह, नहीं, एक पिता की तरह करोगे मेरी बातों पर भरोसा? हाँ, ऋषभ ने आलोक की बात खत्म होते ही कहा। उसकी हाँ सुन सब आलोक को देखने लगे। आलोक ने कहा, ठीक है तो मैं बताता हूँ। हाँ, झूठ बोला था मैंने। 20 साल पहले जो कुछ भी मैंने कहा था सब झूठ था, क्योंकि उस वक्त कहते हुए आलोक ने सबको सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे वो अनंत सेठी से मिला, कालंदी से उसकी मुलाकात हुई, कालंदी का पागलपन, अनंत सेठी का पावर को लेकर जुनून, कार का ब्रेक फेल करना और ऋषभ के खिलाफ सबूत को लेकर उसे ब्लैकमेल करना, और उन सब के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए उसका उन दोनों के आगे झुक जाना, उनके कहे के मुताबिक सब काम करना। आलोक सब कुछ उन सब को बता रहा था, पर उसने अनोखी और अर्चना के बारे में कुछ नहीं बताया था। जैसे जैसे आलोक बोले जा रहा था वैसे वैसे सबकी हैरानी बढ़ती जा रही थी, और सबसे ज्यादा हैरान थी शोभा। शोभा जैसे जैसे सच से रूबरू हो रही थी, उसकी हैरानी, उसकी बेचैन, उसके दिल का दर्द और आंखों से बहते आंसू सब बढ़ने जा रहे थे। उसके कदम लड़खड़ा गए तो सुरेखा और अजय ने उसे संभाल लिया। दादाजी वहीं सोफे पर बैठ गए और रिया ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे अगर शिविका ने भी उसे पकड़ा नहीं होता तो उसके भी कदम लड़खड़ा जाते। सबकी आंखें नम हो गई थी सिवाय ऋषभ के। वो भावहीन चेहरे के साथ आलोक को देख रहा था। आलोक की बात खत्म होने के बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुका और वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। वहीं आलोक ने उसे नम आंखों से उसे जाते हुए देखा, फिर अपने परिवार को जो सब जानकर अफसोस कर रहा था। आलोक दादाजी के पास आया और उनके सामने जमीन पर घुटनों के बाल बैठने लगा, लेकिन चोट लगने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो बैठा और दादाजी का हाथ पकड़कर बोला, सॉरी पापा, जानता हूँ इतने सालों में आप सब में बहुत दर्द सा बहुत कुछ देखा और अभी भी तकलीफ हो रही है आप लोगों को, पर पापा मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। आप ही सोचिए, उस वक्त अगर ऋषभ को उसके बचपने में जेल हो जाती तो उसका क्या होता, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था पापा। मैं जानता हूँ ऋषभ ने गलत किया था और उसे उसकी सजा, उसने बहुत कुछ खो दिया, यहाँ तक कि खुद को भी। उसकी बात खत्म होते ही शोभा उठी और रोते हुए अपने कमरे की ओर भाग गई। आलोक नम आंखों से उसे जाते हुए देखने लगा। दादाजी ने आलोक के सर पर हाथ रखकर कहा, एक बार तो कहकर देखते बेटा, तुम मुझसे हम कोई रास्ता कोई और तरीका अपना लेते। तुमने हम सबके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने सालों में हम सब ने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा, कितनी नफरत की तुमसे, और तुमने सब सह लिया। परिवार के मन में कभी नफरत नहीं होती, बस प्यार होता है पापा। यह बात मुझे आपने बताया था। आप लोग बस सुरक्षित रहो यही चाहता था मैं, आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय ने आलोक के कंधे पर हाथ रखा और उसे खड़ा कर गले लगाते हुए बोला, आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना भैया, क्यों आप सब अकेले सहते गए? हम सब आपकी मदद करते थे।
आप भाभी से इतने साल दूर रहे जबकि आप कितना प्यार करते थे भाभी से। हम सब की वजह से आपको अपनी बीवी और बच्चे से दूर रहना पड़ा। आलोक मुस्कुराते हुए अजय के गाल पर हाथ रखकर बोला, और तुमने मेरी बीवी और बच्चे का बखूबी ध्यान रखा मेरे भाई। देखा है मैंने इतने साल तुमने शोभा का, ऋषभ का, मेरी रिया का कितना ध्यान रखा। कहते हुए उसने रिया की ओर देखा जो रोते हुए उसे ही देख रही थी। उसे देख आलोक ने अपनी बाहें फैला दी तो रिया भागते हुए उसके गले से आ लग। वह बस रोए जा रही थी और रोते हुए बोल रही थी, आई मिस यू पापा, हम सब ने आपको बहुत याद किया। आपकी कमी हमेशा खलती थी मुझे, भाई को, मॉम को, हम सबको। आलोक ने रिया के माथे को चूम लिया और रोहित की ओर अपना दूसरा हाथ किया तो रोहित भी उसके गले लग गया और आलोक ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। हीरे की कसम जेठ जी, हम सबसे तो आपने बातें करनी, पर अभी आप दीदी के पास जाइए। इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। इतने साल वह आपको याद कर जी रही है। अब बारी उनकी शिकायत को दूर करने की। कहते हुए सुलेखा ने अपनी आंख के आंसू पोंछे। आलोक ने उन दोनों से अलग हुआ और वहां से शोभा के कमरे की ओर बढ़ गया। आलोक कमरे में आया तो देखा शोभा बेड के सहारे जमीन पर बैठी घुटनों में अपना चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। शोभा। आलोक ने शोभा के पास आकर धीरे से उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में शोभा ने अपना चेहरा ऊपर किया। आंसुओं से भरा उसका चेहरा देख आलोक को दिल में एक टीस सी उठी। वो उससे कुछ कहता कि तभी शोभा अपने आंसुओं को पोंछ बालकनी में चली गई। आलोक उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उससे बोला, मुझे माफ कर दो शोभा, आपने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं माना ना आलोक जी। शोभा ने उसकी और पीठ किए हुए ही कहा, यह क्या बोल रही हो शोभा, तुम अपनी पत्नी हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम। आलोक ने उसकी बाह पकड़ उसे अपनी ओर करते हुए कहा तो शोभा उसके हाथ को हटाते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रही हूँ आलोक जी। पत्नी का मतलब होता है अर्धांगिनी। सिर्फ आपके सुख में ही नहीं, आपके दुख में भी आपकी हिस्सेदार बनना मेरा धर्म था और मेरा हक था जो आपने मुझे दिया ही नहीं। हमारे बेटे की जिंदगी की इतनी बड़ी बात आपने मुझे छुपाई क्यों आलोक जी, बोलो क्यों किया आपने ऐसा। कहते हुए शोभा ने आलोक की कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखों से लगातार आंसू भी रहे थे। आलोक ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम सबको भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। अनंत सेठी को सिर्फ मेरा पैसा और कालिंदी को मैं चाहिए था। मैं उन लोगों के पास चला गया तो तुम लोग सुरक्षित हो गए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। पर शोभा, मैं भले ही कालिंदी के साथ 20 साल से था लेकिन कभी उसकी परछाई तक खुद पर पड़ने नहीं दी। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। जानता हूँ यह 20 साल तुमने बहुत दर्द सहा है मुझे याद कर कर, हमारे बीते पलों को याद करके, क्योंकि उतना ही दर्द मैंने भी सहा था। शोभा, हर पल तुम्हें, ऋषभ, रिया को याद करता रहा, अपने परिवार को याद करता रहा और मुझे यकीन था कि मैं एक न एक दिन अपने परिवार के पास जरूर लौट कर जाऊंगा। इसीलिए तो अब तक जीत रहा मैं, वरना तुम लोग के बगैर तो मैं कब का मर गया होता। आलोक ने इतना कहा ही था कि शोभा उसके होठों पर हथेली रखकर बोली, ऐसी बातें मत करिए।
आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक बार आपको खो चुकी हूँ, दोबारा खोने का सोच भी नहीं सकती। कहते हुए शोभा ने कसकर आलोक को गले से लगा लिया और आलोक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज दोनों के दिल में सुकून था जो 20 सालों से कहीं खो गया था। सब सच बताने और सुनने के बाद आलोक और शोभा ने सालों बाद एक दूसरे को सुकून से गले लगाया। कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े रहे। फिर शोभा आलोक से अलग हुई और आलोक के सामने अपनी हथेली आगे करते हुए बोली, मुझसे वादा कीजिए आलोक जी की आज के बाद आप मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। वादा करता हूँ, कहते हुए आलोक में भी मुस्कुरा कर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और आगे कहा, अब कुछ नहीं छुपाऊंगा। मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। तभी शोभा उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली, एक चीज आपने अब तक नहीं बताई आलोक जी। क्या? आलोक ने पूछा तो शोभा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अनोखी अनोखी का नाम सुन आलोक चौंक गया। शोभा ने आगे कहा, अनोखी से आपका क्या रिश्ता है आलोक जी? आप क्यों उसे इस घर में लाए? आपने क्यों ऋषभ की शादी अनोखी से कारवाई? क्यों आपने अनोखी कहा कि वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकती? अपने बस उसकी मदद करने के लिए उसे रिश्ते में बांध दिया। क्यों? आज मुझे ये अनोखी का सच भी जानना है। इसे मत पूछो शोभा, नहीं बता पाऊंगा। कहते हुए आलोक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो शोभा जल्दी से उस का हाथ पकड़ अपने सर पर रखकर बोली, मेरी कसम आपको आलोक जी, बताइए मुझे। आलोक ने कसकर अपनी आंखें बंद की और फिर आंखें खोल शोभा को अनोखी का और उसकी मां का सच बता दिया और उस एक्सीडेंट के बाद अनोखी ने क्या क्या सहा वो भी। अनोखी का सब जानकर शोभा खुद को संभाल नहीं पाई और घुटनों के बाल जमीन पर बैठ गई। यही वजह थी शोभा जो मैं ये बात नहीं बताना चाहता था। आलोक शोभा को संभालते हुए बोला। शोभा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखकर कहा, यह क्या किया आलोक जी आपने? क्यों किया ऐसा? उस एक हाथ से ने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो बच्ची, उसने सिर्फ हम लोगों की वजह से इतना कुछ सहा। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई आलोक जी और आपने ऋषभ की शादी उससे करवा दी। आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जब यह सच उन दोनों के सामने आएगा तो उनके रिश्ते का क्या होगा? आपको नहीं पता आलोक जी, पर मैंने ऋषभ की आंखों में अनोखी के लिए प्यार देखा है। वह प्यार करने लगा है अनोखी से और अनोखी ने ऋषभ के इतने बुरे व्यवहार के बाद भी उसे माफ कर आगे बढ़ गई। उसके साथ खुश रहने लगी है। सच के बारे में पता चलेगा तो क्या करेंगे वो? मुझे नहीं पता शोभा की क्या होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि उन दोनों का प्यार उन दोनों को एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होने देगा। मैंने जो भी किया था वो ऋषभ के लिए किया था और अब मैंने जो भी किया है वो अनोखी के लिए किया है। उसकी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी मैं उसे ले आया। मुझे पता है गलत किया है मैंने। अनोखी को सच बताना चाहिए पर अपनी वक्त नहीं है। उनका रिश्ता और मजबूत होने दो शोभा, उसके बाद मैं खुद बता दूंगा उन दोनों को यह सच। आलोक शोभा को गले लगाकर उसके सर को सहलाते हुए बोला। अनोखी का कमरा आलोक के जाने के बाद बाकी सब भी अपने कमरे में चले गए। प्रवीण अनोखी के कमरे में आया।
उसने देखा शनाया बेड पर बैठी थी और उसके बगल में अनोखी बैठी थी। अनोखी का सर शनाया के कंधे पर था जिसे वह धीरे धीरे सहला रही थी। प्रवीण को देख अनोखी तुरंत सीधी बैठ गई और उसने जल्दी से प्रवीण से पूछा, आलोक अंकल चले गए क्या? ऋषभ जी ने बहुत गुस्सा किया। बाहर सब ठीक है ना? प्रवीण ने शनाया को देखा तो शनाया ने अपनी पलकें झुका दी। प्रवीण ने अनोखी को शांत करते हुए कहा, लिटिल एंजल बाहर सब ठीक है और तुम्हारे आलोक अंकल कहीं नहीं गए और ऋषभ ने भी कोई गुस्सा नहीं किया है। तुम शांत हो जाओ और शनाया तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो रहा है, चले। हाँ पर यह अकेली? शनाया ने इतना कहा ही था कि प्रवीण ने कहा, नहीं ऋषभ ने नर्स अपॉइंट की है, वह आ गई है, वह ध्यान रखेगी। शनाया ने अनोखी के सर पर हाथ रखकर कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है, तो अनोखी ने हाँ में बस सर हिला दिया। शनाया और प्रवीण जाने लगे तो अनोखी ने एक बार फिर प्रवीण से पूछा, ऋषभ जी कहाँ है? प्रवीण मुड़ा और कुछ सोचते हुए बोला, वो उसे कुछ जरूरी काम है इसलिए वह घर पर नहीं है। फिर अनोखी ने कुछ नहीं पूछा और वह दोनों वहां से चले गए। अनोखी ऋषभ के बारे में सोचते हुए वहीं बैठी रही। अंधेरा हो गया था पर ऋषभ अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। आलोक अनोखी से मिल चुका था और अनोखी को भी सब पता चल गया था, इसलिए उसे ऋषभ की और भी ज्यादा चिंता होने लगी। नर्स ने अनोखी को खाना खिलाया और दवाई देकर अनोखी से बोली, मैं यहीं आपके बगल वाले कमरे में हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप अपने बेड के पास इस बटन को प्रेस कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है, अनोखी नहीं धीरे से कहा। तो वो नर्स फिर बोली, आपको किसी चीज की जरूरत है, वह उस ड्रॉर में एक फोटो फ्रेम है, आप मुझे जाते जाते वह दे जाएंगे। अनोखी ने दराज की ओर इशारा करते हुए कहा, जी जरूर। कहते हुए नर्स ड्रॉ के पास गई और उसमें से फ्रेम निकालकर अनोखी को दे दिया और वहां से चली गई। जाते वक्त उसने दरवाजा बंद कर दिया था। अनोखी ने फ्रेम पलट कर देखा। ये ऋषभ की वही तस्वीर थी जो पिछले 2 सालों से अनोखी ने अपने पास ही रखा था। सुबह से रात हो गई है ऋषभ जी, आप एक भी बार मेरे पास नहीं आए। यह भी नहीं देखा कि मैंने दवा खाई या नहीं। आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आपने क्यों अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर रखा है? प्लीज बाहर आ जाइए ना। सबको आपकी बहुत चिंता हो रही है, खासकर आलोक अंकल को और माँ को, और मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ पर आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। कहते हुए अनोखी की आंखों में आंसू आ गए थे और आंसू तस्वीर पर गिर गए। उसने उन आंसुओं को अपनी उंगलियों से पूंछते हुए आगे कहा, देखा आपकी वजह से मैं फिर से रोने लगी। आप सच में बहुत बुरे हो। हमेशा मुझे परेशान करते हो। पास रहते हो तो अपनी बातों से परेशान करते हो और अब पास नहीं हो और बात नहीं हो पा रही है, इस वजह से परेशान हूं। पर आपका वो वाला परेशान करना चल जाएगा, ऐसे परेशान मत करो। उसकी नजर फोन पर गई। अनोखी ने कुछ सोचा और अपना फोन उठाकर उसमें वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर कहने लगी, ऋषभ जी, पता है मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, मैंने बहुत कुछ कहा भी, सवाल भी किया, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आपकी तस्वीर भी आपकी तरह मुझे परेशान कर रही है। मैं कब से उससे बातें कर रही हूं पर वो जवाब ही नहीं दे रही और देगी
भी कैसे, आपकी तस्वीर है ना। जैसे आप परेशान कर रहे हो खुद को कमरे में बंद करके, बातें ना करके, दरवाजा ना खोल के। इस तरह ये खामोश तस्वीर परेशान कर रही है। इतना बोल वो चुप हो गई और उसने वॉइस रिकॉर्डर भी बंद कर उसे ऋषभ के नंबर पर भेज दिया और ऋषभ की तस्वीर को सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेट गई। ऋषभ का कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। कमरे में शराब और सिगरेट की स्मेल आ रही थी। ऋषभ बेड के सहारे जमीन पर बैठा था। उसके एक हाथ में शराब का गिलास था और उंगलियों के बीच जलती हुई सिगरेट थी और दूसरे हाथ में एक फोटो एल्बम जिसके पन्नों को वो बार बार पलटकर उनमें लगी तस्वीरों को देख रहा था। उन तस्वीरों में उसकी हैप्पी फैमिली की यादें थी। वह सारी तस्वीर तब की थी जब वो सब एक साथ खुश रहा करते थे। वह अपने पापा के साथ खुश था। किसी तस्वीर में वह अपने पापा के साथ साइकिल चलाना सीख रहा है, तो किसी में फुटबॉल खेल रहा है, किसी में शोभा के हाथ से खाना खा रहा है, तो किसी में दादाजी के साथ गार्डन में वॉक कर रहा है, किसी में चाची जी के साथ लड्डू बना रहा है, तो किसी में चाचा जी उसे गुदगुदी लग रहे हैं, किसी में रिया को वो झूला झूल रहा है, तो किसी में प्रवीण विक्रम और रोहित के साथ क्रिकेट खेल रहा है। उन सारी तस्वीरें को देखते हुए ऋषभ की आंखें नम थी और होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट। उसके हाथ आलोक की तस्वीर पर आकर रुक गए। उसने अपने हाथ में पड़ा ग्लास और सिगरेट जमीन पर रखा और उस तस्वीर को अपने चेहरे के थोड़ा करीब लाकर उसे छूते हुए बोला, मैं आपसे बहुत नफरत करता था, बहुत, कि आपने मॉम को छोड़ दिया और उतनी ही नफरत में खुद से भी करता था कि उस एक्सीडेंट की वजह से मॉम। इतना बोलते बोलते वो चुप हो गया क्योंकि उसका गला भर आया था। उसने एक गहरी सांस ली और आगे आगे कहा, पर अब जब मैंने सच जान गया हूँ तो आपके हिस्से की नफरत भी मुझे खुद से होने लगी है। सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से आप सबकी खुशियां बर्बाद हो गई। सिर्फ मेरी वजह से आप सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन पर देखा तो अनोखी के नंबर से एक वॉइस मैसेज आया था। उसने मैसेज ऑन किया और सुनने लगा। अनोखी का वॉइस मैसेज सुन होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। ऋषभ आलोक की तस्वीर को देखते हुए बोला, आप इसे भी मेरी जिंदगी में ले आए। आप जानते हो मैं इससे नफरत करता था, कितना बुरा किया इसके साथ, बस इसीलिए क्योंकि यह आपको जानती थी। आपने इससे मेरी शादी करवाई, बस इसलिए इसको चोट देता था, पर उसके साथ रहते और इसकी ऐसी बातों में मेरी नफरत हो पीछे छोड़ दिया। पर आज पता चल रहा है कि वो नफरत भी खोखली थी, कोई वजह ही नहीं थी उस नफरत की। अब कैसे जाऊं मैं उसके पास, आपके पास? क्या कहूं मैं आप लोगों से, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए ऋषभ में अपना सर बेड से टिका दिया और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। आधी रात हो गई थी पर ऋषभ ने अनोखी को कोई रिप्लाई दिया और ऋषभ के जवाब के इंतजार में अनोखी बार बार अपने फोन को देख रही थी। उसने देखा ऋषभ ने उसका मैसेज देख लिया है, पर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसे गुस्सा आने लगा। आलोक और शोभा भी कई बार ऋषभ के दरवाजे पर दस्तक देकर चले गए, पर ऋषभ ने उन दोनों को भी अनदेखा कर दिया। अनोखी गुस्से से उठकर बैठी और ऋषभ की फोटो फ्रेम को देखकर मुंह बनाकर गुस्से से बोली, क्या समझते हैं आप खुद को? मैसेज देखने के बाद भी आपने मुझे रिप्लाई नहीं
किया। मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। आप क्या समझते हैं कि आप मुझे इग्नोर करेंगे तो क्या मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी? अब देखना मैं क्या करती हूँ। कहते हुए वो ऋषभ की तस्वीर को घूर कर देखने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में जिद साफ नजर आ रही थी। ऋषभ के बारे में सोच सोच कर अनोखी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी हर कोशिश के बाद भी ऋषभ से उसकी बात नहीं हो पाई और एक बार फिर वो अपनी शिकायत ऋषभ के फोटो के साथ करने लगी। कुछ देर बाद उसने फोटो फ्रेम साइड में रखा और अपने फोन को उठा लिया। अनोखी सोचते हुए खुद से बोली, किसे फोन करूं? रोहित भैया को? नहीं नहीं, उन्हें नहीं करती हूं। आलोक अंकल को? नहीं नहीं, वो माँ के साथ होंगे। तभी उसे विक्रम का ध्यान आया। उसने कहा, हाँ, भैया को फोन लगाती हूं। इतना बोल उसने विक्रम को फोन लगा दिया। विक्रम बेड पर लेटा था पर सोया नहीं था अब तक। उसे ऋषभ की चिंता हो रही थी जिस वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सीलिंग को देखते हुए ऋषभ, आलोक और अनोखी के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन की रिंगटोन सुन विक्रम आंखें बंद कर बुदबुदाते हुए बोला, पता नहीं क्या वरदान दिया है भगवान ने मुझे जो सबको रात में ही मेरी याद आती है। यह तो अच्छा है कि जगा हुआ हूं, वरना आज भी मेरी नींद जरूर खराब होती। उसने हाथ बढ़ाकर टेबल से अपना फोन उठाया और अनोखी का नाम देख वह झट से उठकर बैठ गया। उसने फोन पिक किया और जल्दी से अनोखी से पूछने लगा, लिटिल प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इतनी रात को तुमने फोन किया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत है, मैं आऊं? विक्रम की चिंता देख अनोखी जो बात कहने के लिए उसे फोन की थी वो बात ही वो एक पल के लिए भूल गई और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। भाई की चिंता क्या होती है, आज पहली बार उसे महसूस हो रही थी। खुशी से उसकी आंखें नम हो चली थी। उसका ध्यान विक्रम की आवाज से टूटा। विक्रम ने कहा, लिटिल प्रिंसेस, तुम सुन रही हो? कहते हुए अब तक विक्रम बेड से उठ चुका था। अनोखी ने उसे शांत कराते हुए कहा, हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर क्या आप मेरे कमरे में आ सकते हैं? हाँ, मैं अभी आता हूँ। विक्रम, जो ऑलरेडी सीढ़ियों तक पहुंच भी गया था, उसने कहा। वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अनोखी के कमरे में आया और उसके पास आकर उससे पूछा, हाँ लिटिल प्रिंसेस, बोलो क्या हुआ? क्या ऋषभ जी अब तक कमरे से बाहर नहीं निकले? अनोखी ने उसे देखते हुए पूछा तो विक्रम ने उदासी में अपना सर नाम हिला दिया। अनोखी ने फिर विक्रम से कहा, क्या आप मुझे उनके कमरे में ले जाएंगे? ले तो जाऊंगा लिटिल प्रिंसेस, पर वह दरवाजा नहीं खोल रहा है। हम सबने बार बार कोशिश की पर कोई फायदा नहीं। उसका जब मन होगा वह तभी बाहर आएगा, ऋषभ ने उससे कहा। तो अनोखी मासूमियत से बोली, आप सबने कोशिश कर ली, एक बार मैं भी कर लूं प्लीज? कर लो तुम भी, कहते हुए विक्रम उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराता देख अनोखी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी तो विक्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और कमरे के बाहर ऋषभ के कमरे की ओर ले जाने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए विक्रम ने अनोखी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ लिटिल प्रिंसेस, अगर तुम्हारी कोशिश के बाद भी
ऋषभ ने दरवाजा नहीं खोला। तब तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? वापस अपने कमरे में आ जाऊंगी। पर फिर मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी, कहते हुए अनोखी ने मुंह बना लिया। विक्रम उसे देख मुस्कुराते हुए अपने मन में बोला, सही लड़की मिली है तुझे ऋषभ। तुझ जैसी डेविल को ये एंजल की सही कर सकती है। बहुत भाव खाता है ना तू। देखता हूँ अपनी बीवी के सामने क्या कहता है। और वैसे भी तू सबकी बातों को टाल सकता है पर अपनी बीवी की नहीं। यही सोचते सोचते वो ऋषभ के कमरे तक पहुंच गया। पर उसने देखा वहां पर आलोक और शोभा दोनों पहले से ही थे। अनोखी को देख शोभा और आलोक जल्दी से उसके पास आए। शोभा ने पूछा, क्या हुआ विक्रम, तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? ये ठीक तो है ना? हाँ आंटी यह ठीक है, पर आप दोनों यहाँ ऋषभ से बात हुई? विक्रम ने उन्हें जवाब देते हुए ऋषभ के बारे में पूछा। बात तो छोड़ो, उसके बहुत चिंता हो रही है, साफ नजर आ रही थी। तो दरवाजा तक नहीं खोला मुझे उसकी, शोभा ने कहा। उसके चेहरे पर परेशानी। विक्रम उन्हें शांत कर मुस्कुराते हुए बोला, अरे आंटी आप चिंता क्यों कर रहे हो? यह देखो उसके दरवाजे की चाबी लाया हूं मैं अपने साथ। विक्रम में अनोखी की ओर इशारा करते हुए कहा तो शोभा और आलोक मुस्कुरा दिए, लेकिन अनोखी को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने जल्दी से कहा, भैया अगर आपके पास ऋषभ जी के कमरे की चाबी थी तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? हम कब का दरवाजा खोल लेते थे। चाबी मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है, विक्रम ने कहा तो अनोखी ना में सर हिलाकर बोली, नहीं मेरे पास कोई चाबी नहीं है। आपको किसने कहा मेरे पास चाबी है? मेरे पास तो मेरे अपने कमरे की भी चाबी नहीं है। उसकी बात सुन शोभा ने आलोक को दिखा तो आलोक मुस्कुरा दिया। वही विक्रम थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अरे यार तुम चुप करो और देखो चाबी कैसे है तुम्हारे पास। इतना बोल वह उसे दरवाजे के सामने ले आया। उसने अनोखी को कहाने का इशारा किया तो अनोखी दरवाजा खटखटाते हुए बोली, ऋषभ जी। अनोखी की आवाज कानों में पड़ते ही ऋषभ ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। तभी दोबारा अनोखी की आवाज आई, ऋषभ जी दरवाजा खोलो ना, मुझे आपसे बात करनी है। ऋषभ बस दरवाजे को ही देख रहा था। अनोखी की बात खत्म हो गई थी, पर ऋषभ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये देख अनोखी उदास हो गई और उसे देख वो तीनों भी। विक्रम ने कहा, देखा मैंने कहा था ना वो अपनी मन की करता है। अनोखी ने विक्रम को देखा और फिर शरारत से मुस्कुराकर अपनी एक आंख मार दी। उसे देख विक्रम एक पल के लिए चौंका, फिर वो भी मुस्कराने लगा। अचानक से अनोखी थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाई और विक्रम ने चिल्लाकर कहा, ऋषभ दरवाजा खोल। अनोखी को चोट लग गई। विक्रम की बात और अनोखी के चिल्लाने से शोभा और आलोक उन दोनों को हैरानी से देखने लगे। वहीं कमरे के अंदर ऋषभ ने जब विक्रम की बात सुनी तो वह घबरा गया। वो जल्दी से उठ और दरवाजा खोला। सामने विक्रम की बाहों में अनोखी को देख उसकी चिंता बढ़ गई। उसने अनोखी को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ चोट आई? उसने अनोखी को ऊपर से नीचे देखा, वो ठीक लग रही थी। उसने फिर विक्रम को देखा तो विक्रम, अनोखी और उन दोनों के पीछे खड़े आलोक और शोभा की नजरें ऋषभ पर ही थी। ऋषभ के बाल बिखरे थे, आंखें पूरी तरह नशे और रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे।
आलोक को देख ऋषभ ने अपनी नजरें फेर ली और कमरे में वापस जाने लगा। उसे पता चल गया था कि विक्रम ने झूठ कहा। वह कमरे के अंदर दाखिल हो पता के पर उसके पहले भी अनोखी ने उसकी शर्ट पकड़ ली। ऋषभ मुड़कर उसे देखा तो अनोखी रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देख रही थी। ऋषभ ने अनोखी को विक्रम की बाहों से अपनी बाहों में लिया और कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर विक्रम ने मुस्कुराते हुए आलोक और शोभा से कहा, देखा मैंने कहा था ना, मैं अपने साथ इस दरवाजे की चाबी लेकर आया हूं। और इस परेशानी का हल भी, तो आप बेफिक्र होकर जाकर सो जाइए। यह छोटा पैकेट अंदर जाकर बड़ा धमाका करेगी। विक्रम ने कहा तो आलोक और शोभा मुस्कुरा दिए और फिर वह तीनों वहां से चले गए। कमरे के अंदर अनोखी हैरान भरी नजरों से चारों ओर देख रही थी। जमीन पर 4-5 शराब की बोतल पड़ी थी, जले हुए सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, फोटो एल्बम थी। पूरे कमरे से शराब और सिगरेट की स्मेल आ रही थी। उन सब चीजों को देख अनोखी ने ऋषभ को दिखा, जो बिना उसकी ओर देखें बेड के पास आ गया और अनोखी को बेड पर बिठाकर मुड़कर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों आई हो कपकेक? क्या जरूरत थी तुम्हें बेड से उतरने की, अपने कमरे से बाहर आने की? तुम्हें कोई बात बोलूं तो समझ में नहीं आता ना? ऋषभ उसी तरह अनोखी की ओर पीठ किए हुए ही उससे बोल रहा था, पर जवाब में अनोखी ने कुछ नहीं कहा। ऋषभ को जब अनोखी की आवाज नहीं आई तो उसने मुड़कर देखा। अनोखी अपनी सांस रोककर बैठी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। कपकेक, यह क्या कर रही हो? सांस लो। क्या हो गया तुम्हें? पर अनोखी ने ना में अपना सर हिला दिया और उंगली से बालकनी की और इशारा करने लगी। ऋषभ ने एक नजर बालकनी को देखा और फिर अनोखी से पूछा, तुम्हें बालकनी में जाना है? तो अनोखी ने जल्दी से अपना सर हमें हिला दिया तो ऋषभ ने उसे फौरन अपनी गोद में उठाया और बालकनी में ले आया। बालकनी में आते ही अनोखी ने अपनी सांस छोड़ी और गहरी गहरी सांस लेने लगी। ऋषभ ने आराम से अनोखी को बालकनी में रखे सोफे पर बैठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद जब अनोखी नॉर्मल हुई तो ऋषभ ने उसके चेहरे को थामकर पूछा, क्या हो गया था तुम्हें? क्यों ऐसे कर रही थी तुम? वो मुझसे सिगरेट की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। अनोखी ने उसे देखते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुन ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और उठकर जाने लगा तो अनोखी ने उसका हाथ थाम कर पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप? बस 10 मिनट में आ रहा हूँ कपकेक। इतना बोल ऋषभ ने उसका हाथ हटाया और कमरे के अंदर चला गया। वह कमरे के अंदर आया, उसने सारी शराब की बोतल और सिगरेट के टुकड़े डस्टबिन में डाले और रूम फ्रेशन ऑन कर दिया। उसके बाद वह वॉशरूम में गया और नहाकर बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ अपनी कमर पर एक एक टॉवल लपेट रखा था। वह इस तरह बालकनी की ओर जाने लगा, पर जब उसे अपनी हालत का ख्याल आया तो वह मुड़कर अपने वार्डरोब की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक ब्लैक टी शर्ट और ग्रे लोअर पहनकर बालकनी में आया। अनोखी सोफे पर चुपचाप बैठी आसमान में देख रही थी जहां बहुत सारे सितारे थे। ठंडी हवाएं उसके बदन को छू रही थी जिससे वह खुद को खुद में ही समेट लेती। उसके बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे जिसे बार बार वह अपने कानों
के पीछे कर लेती थी। चांद की रोशनी सीधे उसे पर पड़ रही थी। सफेद रंग का अनारकली सूट पहने सोफे पर बैठे अनोखी इस वक्त खुद एक चांद का टुकड़ा लग रही थी, जिसे ऋषभ बालकनी के दरवाजे से टिककर खड़ा सुकून से निहार रहा था। सुबह से वो कमरे में था, बेचैनी से उसकी हालत खराब थी, कहीं पर उसे चैन नहीं मिल रहा था। बस उसके दिल में रह रहकर पुरानी बातों को याद कर दर्द उठ रहा था। पर जैसे ही अनोखी इस कमरे में आई, उसने उसे दिखा, वैसे ही उसके दिल की बेचैनी उन शराब की बदबू के साथ ही कहीं चली गई। उसने गहरी सांस ली और खुद से बोला, बेचैन दिल की आदत थी मुझे, तूने सुकून देकर मेरी आदत बिगड़ दी। तभी अनोखी की नजर ऋषभ पर गई, जो उसे ही एक टक देखे जा रहा था। अनोखी ने कहा, आप आ गए। हम कहते हुए ऋषभ आया और उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया। अनोखी उसे बड़ी गौर से देख रही थी। ऋषभ का कठोर चेहरा इस वक्त चाहकर भी अपनी निराशा, अपनी उदासी छुपा नहीं पा रहा था। आंखें लाल थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि उसने अपने दिल के दर्द इन आंखों से आंसुओं के जरिए बहा दिए। पर वह दर्द कम हुआ है या और बढ़ गया, ये अनोखी को जानना है। उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ जी आप ठीक है ना? मुझे क्या होना है? ऋषभ ने उसी तरह सर झुकाए कहा। अनोखी चुपचाप बस ऋषभ को देख रही थी और ऋषभ सर झुकाए उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। अनोखी का देखना ऋषभ के अंदर हलचल मचा रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। तभी अनोखी ने उससे अपनी नजरें फेर ली और आसमान में दिख रहे चांद को देखते हुए बोली, आपको पता है ऋषभ जी मेरी मन्नत किसके लिए थी? अनोखी की बात सुन ऋषभ उसे देखने लगा। अनोखी उसी तरह चांद को देखते हुए आगे बोली, मेरी मन्नत मेरी माँ के लिए थी। वह माँ जिसे मैंने बस एक बार देखा है। आपको पता है क्यों? कहते हुए अनोखी ने ऋषभ को देखा, जो उसे देख रहा था। ऋषभ ने धीरे से अपना सरनामे हिलाया तो अनोखी बोली, क्योंकि मेरा उनके पास जाना किसी को अच्छा नहीं लगता था, ना मेरे पापा को ना मेरे भाइयों को। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि सबको लगता है मैं अनाथ हूँ। पर ऐसा नहीं है ए ऋषभ जी, मेरे पास भी परिवार था। कहते हुए अनोखी ने आज ऋषभ को अपना सारा सच बता दिया। वो सब कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई थी। ऋषभ एक टक उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों की नमी को देख रहा था और उसके आंसुओं को अपनी आंखों में महसूस कर रहा था। अनोखी अपने अपने परिवार, अपनी मम्मा के बारे में आंखों में नमी लिए ऋषभ को सब बता रही थी और ऋषभ उसके दर्द को महसूस करता हुआ उसे सुन रहा था। सब कुछ बता देने के बाद अनोखी ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, बहुत बुरा लगता था मुझे जब जब मैं मम्मा के बारे में सोचती थी कि मेरा दिल हर बार टूट जाता था। कभी कभी तो मन से आवाज आती थी कि काश काश मेरे पैदा होते वक्त मैं मर गई तो मम्मा को कुछ नहीं होता। अनोखी के इतना कहते ही ऋषभ उसके सामने घुटने के बल बैठा और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बस कितनी बार कहा है मैंने कि जो भी बोलो तो समझ कर बोलो। सुनती भी हो कभी कभी क्या कह जाती हो तुम अपने मुंह से। तुम्हारी मम्मा के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त, तो तुम
गलती कैसे कर बैठी और तुम्हें पता है अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। यहाँ यहाँ पर कभी सुकून नहीं आता, कहते हुए ऋषभ ने अनोखी का हाथ अपने सीने पर रख दिया। अनोखी नम आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी जो इस वक्त तेज धड़क रहा था। अनोखी के मरने की बात सिर्फ सुनकर ही ऋषभ की धड़कनें तेज हो जाती थी। ऋषभ ने उसके माथे को अपने माथे से जोड़कर आंखें बंद कर कर कहा, तुम नहीं जानती हो कपकेक तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। तुम्हारे जाने की बात सोच ही मैं घबरा जाता हूँ और बार बार तुम ऐसा ही कहती हो। तुम कहती हो कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ पर ऐसा नहीं है तुम मुझे बार बार अपनी बातों से परेशान कर जाती हो। एक बात की गांठ बांध लो, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अनोखी नम आंखों से ऋषभ को देख रही थी जिसकी आंखें बंद थी। उसने उसे पुकारा, ऋषभ जी। उसकी आवाज से ऋषभ ने उसे देखा तो अनोखी उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोली, जिस तरह मेरी गलती नहीं है ऋषभ जी उसी तरह आपकी भी कोई गलती नहीं है। तुम नहीं जानती हो कपकेक यह सब क्यों हुआ है। मैं जानती हूँ। आलोक अंकल ने मुझे सब बताया इसलिए तो कह रही हूँ कि कोई गलती नहीं है। सब जानने के बाद भी तुम यह कह रही हो अगर मेरा बचपन ना होता तो वह कभी ना होता। ऋषभ ने उसके हाथ को थाम कर कहा तो अनोखी बोली, यही तो बात है ना ऋषभ जी। आप उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे। वह बचपन था और ऐसा भी नहीं था कि वह आपके बचपने की वजह से हुआ था। वो तो अनंत सेठी ने जानबूझकर कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। आपको तो कार चलानी आती थी ना। बोलो आपको कार चलानी आती थी ना ऋषभ जी। अनोखी ने पूछा तो ऋषभ ने धीरे से अपना सर हिला दिया। अनोखी आगे बोली तो फिर आपकी गलती कैसे हुई। अगर कार का ब्रेक फेल ही नहीं होता तो एक्सीडेंट भी नहीं होता। अगर अनंत सेठी ने अंकल को फोन नहीं किया होता और माँ को नहीं पता चलता तो वह भी कभी आपके पीछे नहीं आती तो इसमें आपकी गलती कहाँ हुई ऋषभ जी बताइए। पर मैं क्या करूं कपकेक मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उन दोनों के सामने जाऊं। क्या कहूंगा मैं उन दोनों से। ऋषभ ने अपना चेहरा झुका कर कहा। उसकी आवाज में बेपसी थी। अनोखी उसके चेहरे को ऊपर उठाकर बोली, सॉरी। आप उनसे बस सॉरी कहिए और उन्हें कसकर गले लगा लेना। देखना ऋषभ जी उस पल के बाद से सब ठीक हो जाएगा। अनोखी की बात सुन ऋषभ बस खामोशी से देखने लगा। अनोखी उसे गले लगाकर बोली, ऋषभ जी आप और आलोक अंकल पिछले 20 सालों से दूर थे इसलिए आप अब बिल्कुल भी देर मत करो। मैं तो कहती हूँ 20 मिनट भी नहीं 20 सेकंड में आप उनके कमरे में जाओ और उन्हें गले लगा लो। तब देखना आपके दिल की बेचैनी और उनके दिल की बेचैनी दोनों की ही काम हो जाएगी। अनोखी ने कहा तो ऋषभ ने कसकर उसकी कमर को पकड़ ली और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर बस हम बोल दिया। कुछ देर बाद अनोखी उससे दूर हुई पर ऋषभ ने उसकी कमर नहीं छोड़ी। अनोखी ने कहा, तो जाइए ना, अब बैठे क्यों हो कल सुबह जाऊंगा रात बहुत हो गई है। ऋषभ ने कहा तो अनोखी उसकी बात टालते हुए बोली, रात हो गई है इसका मतलब यह थोड़ी वो सी हो गए हैं। जिस तरह आप जाग रहे हैं उसकी तरह रात भर उन्हें भी नींद नहीं आएगी, इसलिए अभी ही जाइए। पर हिम्मत नहीं हो रही कपकेक, ऋषभ ने कहा तो अनोखी उसे देखने लगी। उसने कुछ सोचा और उसके माथे पर अपने होठ रख धीरे से उसके माथे को चुन लिया।
अनोखी के ऐसा करते ही ऋषभ ने अपनी आंखें बंद कर ली। अनोखी उससे दूर हुई और बोली, अब जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। ऋषभ ने अपनी आंखें खोली और उसे दिखा, फिर उसके गालों को चूम वहां से उठाकर चल गया। ऋषभ शोभा के कमरे में आया। उसने देखा आलोक और शोभा दोनों बेड पर बैठे थे और अपनी ही सोच में घूम थे। दोनों के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। ऋषभ कमरे के अंदर दाखिल हुआ और धीरे से दरवाजे को खटखटाया। उसकी आहट से दोनों ने ही ऋषभ को देखा। उसे वहां देख शोभा जल्दी से उसके पास आकर उसके चेहरे को थाम कर बोली, ऋषभ तू ठीक है ना? हो मॉम, मैं ठीक हूँ, ऋषभ ने शोभा से कहा और अपनी नजरें झुका ली। आलोक भी अब तक शोभा के पास आकर खड़ा हो गया था। वह ऋषभ को ही देख रहा था जो अपनी पलकें बार बार झपका कर नजरें यहाँ वहां कर रहा था। आलोक और शोभा ने एक दूसरे को देखा। शोभा ने आलोक से कुछ कहने का इशारा किया तो आलोक गहरी सांस लेकर बोला, तेरी चुप्पी से अच्छा तो तेरी कड़वी बातें होती थी ऋषभ। कम से कम इस बहाने तो मुझसे बात तो कर लेता था, मेरी तरफ देख तो लेता था। आलोक का इतना कहना ही था कि ऋषभ की आंखों में नमी उतर आई। वह झट से आलोक के गले लग गया और उससे बोला, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। मेरे कहे गए हर एक शब्द के लिए, मेरी नफरत के लिए। आपने मेरी वजह से इतना कुछ सहा। 20 साल आप मॉम से दूर रहे और मैं आपसे नफरत करता गया। मैंने आपसे कितनी कड़वी बातें कहीं, कितनी बदतमीजी की, कितना दुख दिया आपको, कितना दर्द दिया, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी, सब गलती मेरी थी। आलोक ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। इतने सालों बाद उसके बेटे ने उसे पापा का कर पुकारा था, उसे गले लगाया था, जिसकी खुशी उसके आंखों से आंसू बनकर बह गई। उसने ऋषभ के पीठ को थपथपाते हुए कहा, गलती किसी की नहीं ऋषभ, और मैंने कभी तुझे ब्लेम नहीं किया। क्यों करता? गलती बस उसकी की थी जिसके आगे मैं झुक गया। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद कर। पर पापा, ऋषभ आलोक से अलग होते हुए नम आंखों से इतना ही बोला था कि आलोक ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहा, कहा ना बस कर। सुनाई नहीं देता जो एक बार बोला मैंने, और यह क्या बच्चों की तरह रो रहा है? मैंने तो सोचा था इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा माफिया बन गया है तो तेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी, पर यह तो बच्चों की तरह रो रहा है। शोभा उसकी बात सुन शोभा और ऋषभ दोनों ही नम आंखों से मुस्कुरा दी। ऋषभ ने कहा, कितनी आसानी से आपने मुझे माफ कर दिया पापा। 20 साल दूर रहा हूं अपने परिवार से, अपने बेटे से। अब 20 मिनट की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। कहते हुए आलोक ने एक बार फिर से ऋषभ को गले लगा लिया और शोभा को देखने लगा। शोभा ऋषभ की पीठ को सहलाते हुए बोली, इन सब में किसी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए तू एक पल के लिए भी गिल्टी फील मत करना, और वो पल बीत चुका है, भूल जा उसे। मैं तो डर गई थी तुमने जब दरवाजा नहीं खोला था। पता है क्या हालत हो गई थी मेरी की ना जाने तुझ पर क्या बीत रही होगी। सॉरी मॉम, आप लोगों को टेंशन में डालने के लिए, ऋषभ ने शोभा के हाथों को पकड़कर कहा। तभी आलोक शोभा के कंधे पर हाथ रख कर बोला, वैसे शोभा देखा तुमने, हमने इससे लाख बार रिक्वेस्ट की फिर भी इसमें दरवाजा नहीं खोला, और उसकी बीवी ने बस एक ही बार कहा तो तुरंत दरवाजा खोल दिया। मैंने उसके कहने पर नहीं खोला था, वह तो उसने और उस विक्रम ने
नाटक किया जिसकी वजह से मुझे खोलना पड़ा, ऋषि अपनी नजरें चुरा के कहा। आलोक उसे और चिढ़ाते हुए बोला, वैसे तुमने अपनी बीवी को नाम अच्छा दिया है, कपकेक। छोटी सी क्यूट सी स्वीट से बनी। आलोक ने ऐसा कहा तो ऋषभ झेप गया और कमरे से जाते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, सो जाइए आप लोग। इतना बोल वो चला गया और आलोक हंस दिया। शोभा उसे देख मुस्कुरा रही थी। आलोक ने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, क्या देखकर मुस्कुरा रही हो, आपका हंसता हुआ चेहरा? शोभा ने कहा तो आलोक ने उसे बाहों में भर लिया। ऋषभ का कमरा। अनोखी सोफे पर बैठी तारों में अलग अलग तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उससे बन नहीं रहा था क्योंकि दिमाग में बस आलोक के कमरे में इस वक्त क्या हो रहा होगा यही चल रहा था। उसने खुद से कहा, न जाने उन लोगों के बीच क्या बात हो रही होगी। क्या ऋषभ जी ने माफी मांगी होगी? वो तो कभी किसी से माफी नहीं मांगते, पर आलोक अंकल तो पापा है ना, उनसे तो मांगनी चाहिए। और अगर मांगी भी होगी तो क्या आलोक अंकल ने पैसा किया होगा? कहीं कहीं गुस्से में उन्होंने ऋषभ जी को थप्पड़ तो नहीं मारा होगा? मुझे जाना चाहिए था उनके साथ, पर मैं कैसे जाती? वो तो उन लोगों के बीच की बात है ना, मेरा जानना सही नहीं होता। पर मुझे कैसे पता चलेगा वहां क्या हो रहा है? मुझे घबराहट होने लगी है। अनोखी चिंता करते हुए अपने आप से ही बोले जा रही थी। वहीं पीछे खड़ा ऋषभ अपनी कमर पर हाथ रखे उसकी बातें सुन रहा था। वो जब कमरे में आया था तो कमरे में एकदम शांति थी, पर जैसे जैसे उसके कदम बालकनी की ओर बढ़ रहे थे, उसे अनोखी का बुदबुदाना सुनाई दे रहा था। वो धीरे कदमों से अनोखी के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसकी बातें सुनने लगा। उसका खुद से सवाल करना, खुद से ही जवाब देना, खुद से ही न जाने क्या क्या सोच लेना और उन सब बातों को सोचकर घबरा जाना। यह सब ऋषभ पीछे से देख रहा था। जब उसने देख उसकी बीवी का बोलना बंद ही नहीं हो रहा और उसके आने की उसे भनक ही नहीं हो रही तो उसने पीछे से अनोखी के गले में अपनी दोनों बाहें डाली और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। अचानक से ऐसे ऋषभ के गले लगाने पर अनोखी चौंक गई और घबराकर उसे देखने लगी। ऋषभ उसके गाल को किस करके बोला, ऐसे डर क्यों गई? डरूं नहीं तो और क्या करूं ऋषभ जी, आप ऐसे अचानक से आएंगे तो मैं घबरा ही जाऊंगी ना, अनोखी ने मुंह बनाकर कहा। ऋषभ उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, हाँ, अगर किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करोगी और अचानक से वो सामने किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करोगी और अचानक से वो सामने आ जाए तो घबराहट होती है। नहीं, मैं बुराई नहीं कर रही थी, अनोखी बोली तो ऋषभ ने तपाक से पूछा, तो क्या कर रही थी? चिंता चिंता कर रही थी मैं। न जाने आपके और आलोक अंकल के बीच में क्या बात हुई होगी, बस मैं यही सोच रही थी, अनोखी धीरे से बोली तो ऋषभ उसे चुपचाप देखने लगा। अनोखी ने उससे पूछा, आप दोनों के बीच क्या बात हुई? आपने माफी मांगी, उन्होंने माफ किया, कहीं उन्होंने गुस्सा तो नहीं किया ना, और गुस्से में उन्होंने आपको मारा तो नहीं? तुम क्या चाहती थी वो मुझे मारे? ऋषभ ने अनोखी को थोड़ा परेशान करते थे पूछा तो अनोखी झल्ला कर बोली, मैं क्यों चाहूंगी ऋषभ जी, और आप मुझे सीधा सा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? ऋषभ ने देखा अनोखी सच में परेशान हो गई थी, तो उसने अनोखी का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर हीरे से बोला,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी उनसे अच्छे से बात भी हुई, मैं माफी भी मांगा, उन्होंने माफ कर दिया, कोई गुस्सा नहीं किया और मारा रो बिल्कुल नहीं। सच्ची? अनोखी ने आंखें बड़ी कर पूछा। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए बस सर हिला दिया। अनोखी खुशी से उसके गले लग गई और ऋषभ में भी उसे बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद ऋषभ ने अनोखी को अपनी गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास पहुंच गया तो अनोखी ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ऋषभ से पूछा, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? तुम्हारे कमरे में। अब बात हो गई है ना, तो तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम मेरे कमरे में थोड़ी ना सोने वाली हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर मैं वापस अपने कमरे में आ जाऊंगा। ऋषभ ने बिना अनोखी की ओर देखे कहा तो अनोखी में बस हम कह दिया। उसके इस छोटे से जवाब में उसके मन की निराशा साफ नजर आ रही थी। ऋषभ कंखियों से अनोखी के उदास चेहरे को देखा। अनोखी को परेशान करना ऋषभ की आदत बन गई थी। छोटी छोटी बातों पर जब अनोखी उदास हो जाती थी तो ऋषभ को बहुत क्यूट लगती थी और अपने मन का हो जाने पर जब खुशी से उसका चेहरा खिल जाता था तो ऋषभ के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती थी।